अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फ़िज़िक्स क्लास 9th चैप्टर नंबर 2 में आज मैं आप लोगों को एक्सरसाइज करवा रही हूँ। सबसे पहले जो है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, यानी कि एमसीक्यूज़। टिक द करेक्ट आंसर्स। 2.1 द न्यूमेरिकल रेशो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस इज़। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो डिस्टेंस के यहाँ तो इक्वल हो सकता है, या क्या होगा, हमेशा उससे डिस्टेंस से डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, लेस होगा। तो आपका डी वाला ऑप्शन इक्वल और लेस देन 1 जो है वो आंसर है। 2.2 इफ़ अ बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सम फिक्स पॉइंट देन इट विल बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट। ठीक है। 2.3 अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, द डिस्टेंस कवर्ड बाय इट इन द फर्स्ट सेकेंड इज। ठीक है, हमने फर्स्ट सेकंड में उसका डिस्टेंस जो है वो क्या करना है, फाइंड आउट करना है। सेकंड इक्वेशन यूज़ कर रहे हैं, इस इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ GT²। ठीक है, ऊपर से ड्रॉप किया गया है। ठीक है, तो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई, 0 हो गई। टाइम क्या है, 1 सेकेंड है, प्लस 1/2 ऐसे क्या गया, जी की वैल्यू 10 आ जाएगी, और वो T² 1 का स्क्वायर आ जाएगा। जब आप इस सारे को सॉल्व करोगे तो ये 5 आ जाता है। इस तरह आपका पास 5 मीटर जो है वो आंसर आ गया। 2.4 अ बॉडी एक्सिलरेट्स फ्रॉम रेस्ट टू अ वेलोसिटी ऑफ 144 किलोमीटर पर आवर इन 20 सेकेंड्स। द डिस्टेंस कवर्ड बाय इट इज़। इसमें हमने क्या करना है, डिस्टेंस जो है वो कवर्ड फाइंड आउट करना है। S इज़ इक्वल टू V एवरेज मल्टीप्लाई बाय T। ये फार्मूला हमने लगा लिया है। ठीक है, रेस्ट था तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0 हो जाएगी, और जो गिवन है वो क्या आ जाएगी, फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी। ठीक है, और टाइम क्या आ जाएगा, 20 सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, तो आपके पास जब इसको किलोमीटर पर आवर को हम जो है मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो हम मल्टीप्लाई बाय 1000 कर लेंगे, डिवाइडेड बाय क्या कर लेंगे, 100 कर लेंगे। तो ये कितनी आ जाएगी, 40 आ जाएगी, सॉरी 144 किलोमीटर पर आवर मीटर पर सेकंड में कितनी हो जाएगी, 40 हो जाएगी। तो देखें, हमने V एवरेज की जगह इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2 इंटू T। एवरेज वेलोसिटी हमेशा ऐसे ही निकालते हैं। ठीक है, कि दो वैल्यूज़ थी वेलोसिटी की, दोनों को प्लस करके 2 पे क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। वैल्यू पुट की, इनिशियल चूँकि बॉडी रेस्ट में थी तो 0 आ गई, फाइनल क्या आ गई, 40 आ गई। 144 को ही हमने क्या किया है, यूनिट चेंज किया है, डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 20। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 400 मीटर आ जाता है। तो आपके पास आंसर क्या आ गया, 400 मीटर जो है वो आंसर आ गया। 2.5 है, अ बॉडी इज़ मूविंग विथ कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। ठीक है, इट कवर्स आ डिस्टेंस S इन 4 सेकेंड्स। हाउ मच टाइम डज इट टेक टू कवर 1/4 ऑफ दिस डिस्टेंस। तो ये आपके पास जो है बी वाला ऑप्शन आ रहा है, 2 सेकेंड्स का जो है। इसको अगर सॉल्व करें ना तो इसकी सॉल्यूशन जो है ना वो काफ़ी जो है वो लेंथ ही है। देखिए, हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। टाइम जो है वो 4 सेकेंड आ जाएगा, और डिस्टेंस हमने क्या करना है, जो है वो फाइंड आउट करना है। तो डिस्टेंस पहले 4 सेकेंड्स के लिए डिस्टेंस हम जो है वो निकाल लेंगे। हमने सेकंड इक्वेशन लगा के जो है वो S निकाल लिया, तो ये 8A आया। ठीक है, सेकंड इक्वेशन लगाई, S इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT²। ठीक है, VI की जगह 0 आ जाएगा। ठीक है, और A की जगह क्या आ जाएगा, आपके पास जो है एक्सेलरेशन जो है वो वैसे का वैसे ही रहेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन की वैल्यू नहीं दी हुई। ठीक है, और टाइम जो है वो 4 सेकेंड आ जाएगा। जब आप ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी और इसमें वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 8A आ जाएगा। अब जो था डिस्टेंस उसने कहा है कि उसका S/4 हम निकाल लेंगे, तो S/4 किसके इक्वल आ जाएगा, यानी कि S की जगह हमने क्या जगह बदल दी, S/4 से रिप्लेस कर दी। तो S की जगह S/4 आ गया और इस तरफ 8A आ गया। ठीक है, यानी S है पूरे को इसको
कर दिया तो हमारे पास s/4 क्या आ गया, यानी कि 2a आ गया। ठीक है, ये वाली जो इक्वेशन है इधर से भी हमने ये s = 8a आ रहा है, तो हमने जो s/4 बनाने के लिए पूरी इक्वेशन को 4 से डिवाइड कर दिया, ये आ गया। और दोबारा से हमने जो है वो अपनी फर्स्ट इक्वेशन लगा ली। अब हमारे पास s/4 की वैल्यू आ गई 2a, तो हमने इसकी जगह 2a पुट कर लिया है। ठीक है, vi इंटू टी जो है वो 0 हो जाएगा आपके पास, प्लस हाफ ए की जगह क्या आ जाएगा आपके पास, उसकी जो है वो वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, और टी स्क्वायर जो है वो आपके पास यहाँ से आ जाएगा। देखें ए के साथ कैंसिल हो गया, वैल्यू नहीं आई, यहाँ पे सिर्फ इसकी जगह वैल्यू पुट कर दी, और वी आई 0 थी तो वी आई की जगह 0 वैल्यू पुट कर दी, और हाफ ए टी का स्क्वायर आ गया। यहाँ से हम टी कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, तो इस तरह देखिए ए के साथ कैंसिल हो गया, टी स्क्वायर = क्या आ जाएगा, ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 हो जाएगा। जब आप दोनों तरफ से स्क्वायर रूट लोगे तो टी = क्या आ जाएगा, 2 सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह थोड़ी लंबी कैलकुलेशन थी, आप इसको वैसे ही लर्न कर लेना। नेक्स्ट आपके पास आ रहा है 2.6 द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ 2 ऑब्जेक्ट्स। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है 2 ऑब्जेक्ट्स का, ए और बी का, एज शोन इन द फिगर। पॉइंट आउट द ट्रू स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, यानी कि ये ग्राफ दिया हुआ है, वो कह रहा है ग्राफ के मुताबिक आपने बताना है कि कौन सी जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है। ठीक है, और ये क्या है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ है तो वो क्या बता रहा है, बॉडी की स्पीड के बारे में जो है वो बता रहा है। ठीक है, तो आपके पास द वेलोसिटी ऑफ द ए इज़ ग्रेटर देन बी, वो कह रहा है कि जो ए ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी बी से ग्रेटर है, तो यही वाली बात जो है वो ट्रू है। देखें इसकी ये स्लोप बन रही है, इसका मतलब है कि इसकी वेलोसिटी किसके इक्वल आ जाएगी, डिस्टेंस ओवर टाइम के इक्वल आ जाएगी, तो ये वाली जो है वो अब फर्स्ट वाली स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। द एरिया अंडर द स्पीड टाइम ग्राफ इज़ न्यूमेरिकली इक्वल टू डिस्टेंस कवर के इक्वल आता है। अगर आप ग्राफ बनाते हो, ग्राफ लेते हो, तो ये देखें वी टी, ठीक है, वी हम वाई एक्सिस पे ले लेंगे और टी टाइम जो एक्स एक्सिस पे ले लेंगे। अगर इसके अंदर जो है वो लेंगे एरिया, यानी कि एक रेक्टेंगल की फॉर्म बन रही है, तो एरिया = वी इंटू टी आ जाएगा, वी इंटू टी आ जाएगा। और वी इंटू टी हमें पता है किसके इक्वल होता है, डिस्टेंस के इक्वल होता है। तो इस तरह एरिया जो है अंडर आ ग्राफ वो किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, डिस्टेंस कवर्ड के बारे में जो है वो इंफॉर्मेशन दे रहा है। उसके बाद आपके पास जो है वो 2 पॉइंट जो है वो 8 आ जाता है। ग्रेडियंट ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ इज़ इक्वल टू एक्सेलरेशन, याद रखना है। 2.8 और 2.9 है, इसमें से ज़रूर MCQs आया होगा। ठीक है, स्पीड टाइम ग्राफ किसके बारे में है, जो स्पीड टाइम ग्राफ की स्लोप है वो किसके बारे में बताती है, एक्सेलरेशन के बारे में बताती है। और ग्रेडियंट ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज़ इक्वल टू द स्पीड, और ग्रेडियंट क्या होता है, स्लोप होता है। तो देखो जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप होगा वो स्पीड के बारे में बताएगा, और जो स्पीड टाइम की स्लोप होगी वो एक्सेलरेशन के बारे में जो है वो बताएगी। उसके बाद जो है 2 पॉइंट जो है वो 10 आ रहा है। आ कार एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली फ्रॉम 80.5 km/h एट t = 0, यानी कि जब टाइम 0 था तो स्पीड कितनी थी, इतनी स्पीड से वो एक्सेलरेट कर रही थी कार, 2113 km/h एट टाइम t = 9 सेकेंड, यानी 9 सेकेंड के बाद उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, इतनी होगी। विच ग्राफ बेस्ट डिस्क्राइब द मोशन ऑफ द कार, कार की जो मोशन है वो कौन सा ग्राफ जो है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से जो है डिस्क्राइब कर रहा है, तो इसका आंसर आपके पास सी आएगा। देखें बी और डी तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि उसने इनिशियल वेलोसिटी, देखो यहाँ पे इसका मतलब है 0 से शुरू हो रही है, जबकि उसने 0 से नहीं ली, उसने क्या कहा है 80.5 ली है। ठीक है, और इसमें भी वेलोसिटी क्या हो रही है, पहले जो है वो ज़्यादा है और फिर कम हो रही है, यानी कि माइनस की तरफ जा रही है, तो ये दोनों तो बी और डी हो नहीं सकते।
हाँ, ए में देखिए आप कह सकते हो कि ए ये जो है देखो इनिशियल वेलोसिटी जो है देखो आपके पास क्या है 80.5 अगर हम ले लें, ठीक है। और वो कह रहा है 9 सेकंड के बाद इसके जो वेलोसिटी है वो कितनी हो जाएगी 113। तो वो यहाँ से ना ये ज़्यादा आ रहा है, जबकि उसमें थोड़ा सा चेंज आया है, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आया। तो ये वाला जो है ये देखें, इससे ये वाला सी ऑप्शन जो है वो सही है। यहाँ पे उसकी यानी कि आपके पास जो थी यूनिफॉर्म जो थी वेलोसिटी यहाँ स्पीड वो कितनी थी 80 पॉइंट थी, और 9 सेकंड गुजरे तो ये कितनी होगी यहाँ पे 113 किलोमीटर पर आवर होगी। तो सी वाला ऑप्शन जो है वो सही है। शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं। 2.1 है डिफाइन स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़। तो ये आपका इसका आंसर जो है वो पेज नंबर जो है 29 पे है। सिर्फ आपने स्केलर और वेक्टर को क्या करना है, डिफाइन करना है। गिव 5 एग्जाम्पल्स ईच फॉर स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़। और स्केलर और वेक्टर ये भी क्या है 29 पेज पे जो है इसका भी जो है वो आपके पास आंसर है। तो ये देखिए ये 29 पेज आपके पास आ रहा है। 29 पेज पे आप देखें पहले का आंसर भी आ जाएगा, ये स्केलर की डेफिनेशन आ गई, ये वेक्टर की आ गई। तो डेफिनेशन पूछी हुई है, साथ आप लोग एग्जांपल्स भी बता देना। दूसरे क्वेश्चन में उसने सिर्फ एग्जांपल्स पूछी हुई हैं। तो ये देखें यहाँ से लेके जो है वो आपके पास ये टेम्परेचर तक जो है वो इसकी एग्जांपल्स आ जाती हैं, और इसी तरह जो है वो वेक्टर की ये डेफिनेशन आ रही है, और यहाँ से लेके जो है ETC तक इसकी क्या आ जाती हैं, एग्जाम्पल्स जो है वो आ जाती हैं। 2.3 है स्टेट हेड टू टेल रूल फॉर एडिशन ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। और ये पेज नंबर 31 पे है। ये 31 पेज है। ये आपके पास जो है येलो वाला बॉक्स जो दिया हुआ है ये 2 से लेके वेक्टर तक, और साथ आप ये डायग्राम बना सकते हो कि कोई भी आपके पास ये वेक्टर ए आ जाएगा, ये वेक्टर बी आ जाएगा, और इन दोनों को जो है वो कंबाइन करने वाला जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो रिजल्टेंट वेक्टर ये वाला जो है वो आ जाएगा। तो इस तरह आप डायग्राम साथ बना देना अगर शॉर्ट में आ जाता है तो। नेक्स्ट आपके पास जो है 2.4 है व्हाट आर डिस्टेंस टाइम ग्राफ एंड स्पीड टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ और स्पीड टाइम ग्राफ जो है वो क्या है, ये पेज नंबर 47 पे, ठीक है। 47 पे ये देखें यहाँ से लेके आप ये वाला पॉइंट ग्राफ दैट शोज द रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस एंड टाइम टेकन बाय मूविंग बॉडी इज़ कॉल्ड डिस्टेंस टाइम ग्राफ। और इसके साथ ना थोड़ा सा आप ऐड कर लेना कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है वो किसके बारे में बताता है, ठीक है, यानी कि वो स्पीड के बारे में बताता है। और जो ये आपके पास आ जाएगा ग्राफ डेट शोज द रिलेशन बिटवीन स्पीड एंड टाइम टेकन बाय मूविंग बॉडी इज़ कॉल्ड स्पीड टाइम ग्राफ। और स्पीड टाइम ग्राफ जो है वो क्या बताता है, एक्सिलरेशन के बारे में बताता है। जो ग्रेडियंट होता है स्पीड टाइम ग्राफ का वो किसके बारे में बताता है, एक्सिलरेशन के बारे में बताता है। और जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट होता है वो किसके बारे में बताता है, वो स्पीड के बारे में बताता है, और ये एक्सिलरेशन के बारे में बताता है। तो इस तरह थोड़ा आंसर जो है वो अच्छा हो जाएगा। 2.4 का जो है वहाँ आंसर मैं लिखा हुआ भी आप लोगों को प्रोवाइड कर रही हूँ। इस तरह थोड़ा अगर आप लोग इसको सिर्फ 2 से 3 मरतबा सुन ही लोगे तो आप काफ़ी हद तक जो है वो लिख लेते हो। और हो सकता है ऐसा क्वेश्चन वो लॉन्ग दे दे तो फिर भी आपको काफ़ी आना चाहिए लिखना, वरना आपके पास डाटा होना चाहिए कि किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप उसमें उसका आंसर लिख सको। डिस्टेंस टाइम ग्राफ शोज़ द रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस s and time t taken by a moving body. It also represents how the distance covered by an object changes with time. In distance time graph, time is independent quantity and is taken along x-axis, whereas distance is a dependent quantity and taken along y-axis, ठीक है। अगर आप ये ना भी लिखना चाहो, ये कोई भी नहीं, छोटी सी लाइन है, अगर लर्न भी कर लोगे तो वरना जो मैंने आपको पेज नंबर 40 पे जो अंडरलाइन करवाया उसके साथ ये वाली लाइन आप ऐड कर देना। द स्लोप ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ टेल्स अस द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब स्पीड टाइम ग्राफ है, ठीक है, एक लर्न कर लोगे तो दूसरा खुद ब खुद ही लर्न हो जाएगा। आ स्पीड टाइम ग्राफ शोज द रिलेशन बिटवीन स्पीड v एंड टाइम t taken by moving body. It also represents how the speed of the object changes with the time. In speed time graph,
ठीक है, टाइम इज़ इंडिपेंडेंट क्वांटिटी एंड इज़ टेकन अलोंग एक्स एक्सिस, एंड स्पीड इज़ डिपेंडेंट क्वांटिटी एंड टेकन अलोंग वाई एक्सिस। स्लोप अदरवाइज़ ये यहाँ से वहाँ से 47 वाले पेज के साथ यहाँ से स्लोप से ऐड कर लेना। स्लोप ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ टेल्स अस अबाउट द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। आप देखो उसमें अगर आपने ऐड करना है तो स्लोप ही रहेगी। स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ टेल्स अस अबाउट द स्पीड ऑफ द बॉडी, और अगर जो है वो स्पीड टाइम ग्राफ है तो स्लोप ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ टेल्स अस अबाउट द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। 2 पॉइंट जो है वो 5 आ रहा है, ठीक है। फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स नियर द अर्थ हैव द सेम कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ज़मीन के नज़दीक यानी ऑब्जेक्ट्स जो फॉल करवाए जाते हैं उनका जो है एक्सेलरेशन क्या होता है, एक ही जैसा जो है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन होता है। डज दिस एम्प्लॉय डैट अ हैवियर ऑब्जेक्ट विल फॉल फास्टर देन अ लाइटर ऑब्जेक्ट। वो कह रहा है कि क्या ऐसा हो सकता है कि जो हैवियर ऑब्जेक्ट्स हैं वो ज़्यादा स्पीड से नीचे आ जाएं किसके मुकाबले में, लाइटर ऑब्जेक्ट्स के बारे में। No heavier object do not fall faster than lighter ones when only force of gravity is acting. In the absence of air resistance, all objects fall at the same time due to constant acceleration when dropped from the same height. आप इतना भी लिख दोगे तो काफ़ी है 2 मार्क्स में। However, in the presence of air resistance, the situation can change. A heavier object may have a greater terminal velocity, thus it might fall faster when air resistance is considered due to air drag. In vacuum, where there is no air resistance, all objects fall at the same time regardless of their mass. यानी कि उसके mass को कंसिडर नहीं किया जाएगा। हैवी और लाइट ऑब्जेक्ट होंगे, अगर एयर रेजिस्टेंस को जो है वो नहीं होगी तो वो एक ही एक्सेलरेशन के साथ नीचे आएंगे, लेकिन अगर एयर की रेजिस्टेंस होगी तो जो हैवियर ऑब्जेक्ट होंगे वो पहले जो है वो ज़मीन पर जो है वो गिर जाएंगे एज़ कम्पेयर टू क्या है, लाइटर वन। देखिए मैं वैसे ही आपको एक सादा सी एग्जांपल देती हूँ कि आप एक छोटा सा जो है वो स्टोन ले लें और एक जो है कोई भी रैपर ले लें। अगर आप उन दोनों को नीचे जो है वो थ्रो करते हो, ठीक है, तो स्टोन जो हो जाएगा वो जल्दी ज़मीन पर पहुँच जाएगा, ठीक है, और जो रैपर होगा या पेपर होगा वो एयर रेजिस्टेंस की वजह से जो है वो इधर उधर जो है वो मूव करेगा, इसलिए वो बाद में जो है ज़मीन पर क्या करेगा, गिरेगा। उसके बाद 2.6 है, The vector quantities are sometimes written in scalar notation. Note boldface. How is the direction indicated? ठीक है, यानी कि वेक्टर क्वांटिटीज़ को हम स्केलर फॉर्म में जो है वो लिख देते हैं, तो फिर हमें जो है वो डायरेक्शन किस तरह जो है वो इंडिकेट होती है, पता चलती है, या हम अगर कुछ बता रहे हैं तो कैसे डायरेक्शन को जो है वो इंडिकेट जो है वो करते हैं। आंसर, when vector quantities are written in scalar notation, their direction is indicated by number 1 using positive and negative signs, e.g. 50 मीटर पर सेकेंड और -50 मीटर पर सेकेंड। अब देखो पॉजिटिव वाला बता रहा होगा कि ये एक तरफ को जा रहा है, जबकि माइनस वाला बता रहा होगा कि वो पहले वाली जो है वह स्पीड के क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो इस तरह देखें साइन हमने लगा के क्या है, डायरेक्शन को जो है वो इंडिकेट कर दिया। एडिंग आ डायरेक्शन एंगल्स और बाय स्पेसिफाइंग एंगल्स e.g. 45 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, यानी कि इस तरह हमने 45 डिग्री भी बता दिया और नॉर्थ ऑफ ईस्ट भी बता दिया, तो इस तरह भी डायरेक्शन पता चल जाती है। नंबर 3 यूजिंग यूनिट वेक्टर्स, e.g. ठीक है, आई जो है वो हेड आ जाएगा, जे हेड आ जाएगा, के हेड आ जाएगा, या वेक्टर का जो है इसको वेक्टर के लिए भी लगाते हैं अलोंग एक्स वाई एंड जी डायरेक्शन। अब देखें जो आई एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो है आई जो है वो क्या करता है, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन को जो है वो शो कर रहा है, जे जो है वाई एक्सिस की डायरेक्शन को जो है वो शो कर रहा है, और के यूनिट वेक्टर जो के है वो क्या कर रहा है, जेड जो है जेड एक्सिस की डायरेक्शन को क्या कर रहा है, जो है वो शो कर रहा है।
फोर्थ वाला है यूजिंग डायरेक्शन एक्सप्लिसिटली इन वर्ड्स, सिंबल्स और रेफरेंस फ्रेम्स। मैंने आपको 4 पॉइंट्स दिए हैं, आप कोई से 3 भी जो है वो लिख सकते हैं, 2 भी लिख सकते हैं शॉर्ट में तो काफ़ी होंगे। बेस्ट है कि ज़्यादा थोड़ा सा लिख दिया जाए तो उससे अच्छा इंप्रेशन जो है वो पड़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2.7 है, a body is moving with uniform speed, will its velocity be uniform? Give reason। ठीक है, तो आप सिंपल सा आंसर यहाँ से भी लिख सकते हो, आ बॉडी इज़ मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड मे नॉट नेसेसरली हैव अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यानी कि स्पीड उसकी यूनिफॉर्म होगी तो ज़रूरी नहीं है कि उसकी वेलोसिटी भी क्या हो, यूनिफॉर्म हो। ठीक है, रीज़न क्या दे दोगे? बिकॉज नंबर 1 क्या आ जाएगा, स्पीड इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, विच डिस्क्राइब्स मैग्नीट्यूड ओनली, वाइल द वेलोसिटी इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी विच डिस्क्राइब या विच इंक्लूड्स बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो ये इतना सा आंसर भी सही है, ये इंपॉर्टेंट है, इस तरह का क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, या फिर आप ये वाला आंसर लिख सकते हो, नो इफ़ अ बॉडी इज़ मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड इट्स वेलोसिटी विल नॉट नेसेसरली बी यूनिफॉर्म, वेलोसिटी इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी दैट डिपेंड ऑन बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इन केस, ये आप एग्जांपल दे सकते हो, इन केस ऑफ सर्कुलर मोशन द स्पीड ऑफ द बॉडी इज़ कॉन्स्टेंट बट इट्स वेलोसिटी चेंजेस ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन। अब देखें, अगर एक बॉडी जो है वो सर्कल में क्या कर रही है, मूव कर रही है, तो उसकी जो स्पीड होगी वो क्या होगी, यूनिफॉर्म होगी। ठीक है, यानी वो एक जैसी स्पीड से जो है वो मूव कर रहा है। लेकिन देखें, आप अगर किसी भी टेंजेंट पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी लेते हो तो देखो ये हमने कुछ पॉइंट्स ले लिए, ये भी टेंजेंट पॉइंट, ये भी, किसी पे भी लोगे तो देखो आपकी जो इसकी हर लम्हा जो है वो वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या हो रही होगी, चेंज हो रही होगी। तो इट मीन्स कि स्पीड यूनिफॉर्म है लेकिन वेलोसिटी क्या है, यूनिफॉर्म नहीं है। 2.8 है, इज़ इट पॉसिबल फॉर अ बॉडी टू हैव एक्सेलरेशन व्हेन मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक है, और नंबर 2 क्या है, कांस्टेंट स्पीड, यानी कि जब बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही होगी तो क्या उसके अंदर एक्सेलरेशन होगा, और अगर वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है तो क्या उस वक्त उसके अंदर जो है वो एक्सेलरेशन जो है वो प्रोड्यूस होगा या नहीं, या एक्सेलरेशन वहाँ बॉडी के अंदर मौजूद होगा या नहीं, तो ये बताना है। फर्स्ट पार्ट का आंसर है, ठीक है, नो अ बॉडी कैन नॉट हैव एक्सेलरेशन व्हेन मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक है, इफ़ द वेलोसिटी इज़ कांस्टेंट देन देयर इज़ नो चेंज इन द वेलोसिटी विच मीन्स द एक्सेलरेशन मस्ट बी ज़ीरो। देखिए, एक्सेलरेशन हमें पता है कि चेंज इन वेलोसिटी जो है वही क्या है, डेफिनेशन की, एक्सेलरेशन की जो है वो डेफिनेशन है। तो अगर वेलोसिटी में चेंज ही नहीं आ रहा तो फिर एक्सेलरेशन भी वहाँ पे प्रोड्यूस जो है वो नहीं होगा। सेकंड वाले का आंसर है, इफ़ अ बॉडी इज़ मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड इन अ सर्कल देन यस दैट बॉडी हैज़ एक्सेलरेशन बिकॉज इट चेंजेस इट्स डायरेक्शन कॉन्स्टेंटली, यानी कि वो मुसलसल क्या कर रही है, अपनी जो है वो डायरेक्शन क्या कर रही है, चेंज जो है वो कर रही है, तो इसलिए उस वक्त एक्सेलरेशन होगा। तो स्टूडेंट, आप लोगों ने एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चन अच्छे तरीके से लर्न कर लेने हैं, ख़ास करके वो शॉर्ट क्वेश्चन जिनके आंसर जो है वो आपको जो है चैप्टर के अंदर ही मिल रहे हैं, तो उनके आने के जो है वो ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो आपने वो अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेने हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।